जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 6 नागरिकता देख रहे थे। उसी का हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये भी है, ये जो दो तीन टॉपिक है जो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी बेसिक है जिसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे एनआरआई, पीआईओ है ना। तो ये सब क्या होता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, ये हम लोग नागरिकता के अंतर्गत ही देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये अनिवासी भारतीय जिसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये लोग कौन होते हैं? अनिवासी भारतीय कौन है, बस इसको आपको इतना जानना है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तो देखिए, अनिवासी भारतीय, इसका ये मतलब है कि ऐसे भारतीय जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग किसी काम से या किसी अन्य जो भी उनका अपना पर्पज़ है उससे वो लोग बाहर गए हैं, यानी विदेश गए हैं, हमारे भारत से बाहर गए हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग अनिवासी भारतीय बोलते हैं। अनिवासी शब्द का भी आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अनिवासी यानी कि हमारे भारत में निवास नहीं करने वाले, लेकिन वो लोग नागरिक हैं, बस वो लोग रह नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोग केवल मान के चलो, कोई ऐसे बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हमारे देश से बाहर चले जाते हैं काम के लिए, फिर वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग एनआरआई बोलते हैं, ठीक है, अनिवासी भारतीय। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विदेशी नियुक्ति पर भेजे गए जो व्यक्ति हैं वो भी अनिवासी भारतीय होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो लोग पीआईओ हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, या फिर भारतीय मूल के हैं या नहीं, ये जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारे जो भी केंद्र सरकार है, या फिर जो भी हमारे जो भी इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, जैसे कि यूएनओ में भी बहुत लोग हमारे देश के लोग हैं, वहाँ पे वो लोग नियुक्त हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं। सेम वैसे ही कुछ और भी लोग हैं जो हमारे मतलब भारत के जो मतलब सरकारी ऐसा नौकरी है, ऐसा काम है जो कि वो लोग विदेश में कर रहे हैं रह करके। तो वो लोग भी अनिवासी भारतीय ही होंगे, यानी कि वो लोग भी भारत के ही नागरिक हैं, केवल बाहर में रह करके हम लोग वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग देश के नागरिक हैं। इसमें बस यही बेसिक टॉपिक है कि वो लोग क्या है, हमारे ही नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि पीआईओ, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इन सब के शब्द से भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप ध्यान रखना कि भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि भारत भारत से किसी न किसी तरीके से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसलिए भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके कोई ना कोई परिवार में उनके जो पूर्वज से रिलेटेड हमारे भारत के ही लोग थे, ठीक है। लेकिन अब वो लोग क्या हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी या दादाजी या परदादा जी हमारे देश के नागरिक थे, यानी कि वो पहले हमारे देश में थे, लेकिन किसी भी कारण से वो लोग अमेरिका चले गए या ब्रिटेन चले गए। तो कहीं भी वो लोग चले गए ना हमारे देश को छोड़ करके, फिर वहाँ रहने लग गए, वहाँ की नागरिकता ले करके रहने लग गए। तो वो कहीं ना कहीं तो पहले तो भारत के लोग थे, लेकिन अब वो क्या किए, दूसरे देश में चले गए, अब वहाँ के नागरिक हो गए। तो ऐसे लोग हमारे भारत के नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो वंशज है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत का पहले नागरिक होता है, ठीक है, वो जुड़ा रहता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं वो भारतीय नागरिक नहीं होते, पहला ये याद रखना है। दूसरा, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारत से जुड़े होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं।
इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिए, जो हमारा हमारा तो नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और अफगानिस्तान, ये लोग अगर हमारे भारत से जुड़े भी होंगे ना, इनके पूर्वज, तो भी हम इनको नहीं मानते हैं। यानी कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको बोला जाएगा, उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान। आप मैप में देखना है इसको, ताकि आपको एक विजुअल तरीके से याद रहेगा। ये लोग हमारे भारत के जो भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब वैसे भी आप इसमें एक ट्रिक ये भी है कि आप देखेंगे कि जैसे देखिए, पाकिस्तान हमारे सीमा से जुड़ा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका देखेंगे नीचे नीचे में है, चीन भी जुड़ा हुआ है देखेंगे आप, अफगानिस्तान ऊपर में। तो इस तरीके से भी याद रखेंगे कि जो इतना पड़ोसी देश हैं, ये लोग हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते हैं। ये आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा 2002 में, ठीक है, 2002 में एक भारतवंशी कार्ड लाया गया, ठीक है। वो भारतवंशी कार्ड जो था, वो भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO, इन लोगों के लिए, यानी कि पर्सन ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके लिए एक भारतवंशी नामक कार्ड जारी किया गया। इस कार्ड में बस ये था, आप ध्यान रखना, कि जब से जारी हुआ है उसमें ये है कि ये लोग को 15 साल तक, ठीक है, जब वो लोग इस कार्ड को ले लेते हैं ना, तो उसके बाद से 15 साल तक उनको भारत में आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। यानी कि उसके बाद से उनको किसी चीज़ का रोक टोक नहीं होता है। तो भारतवंशी कार्ड किसके लिए लाया गया? भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। ये आप इसमें बेसिक ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारतीय मूल के अब एक और पॉइंट ये है कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, वो लोग अगर हमारे देश में 7 साल तक लगातार रहते हैं ना, तो वो लोग फिर हमारे भारत के नागरिक भी बन सकते हैं, ठीक है। वो लोग अब फिर उसके बाद से आवेदन करके अपना नागरिकता ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चुनाव भी वो लोग नहीं लड़ सकते। संवैधानिक पदों पर भी भर्ती नहीं होता, यानी कि मताधिकार नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी तरीके से संवैधानिक पद पे वो लोग नहीं रह सकते, नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय मूल के व्यक्ति, काफ़ी अच्छे समझ गए। इससे बाहर आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसका बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। लास्ट एक आता है, ये तीन ही है इसमें मेन जो आपको समझना है, ठीक है। समुद्र पारीय नागरिक, यानी कि OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग जो अभी PIO देखें, और ये एक समुद्र पारी यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, और ये समुद्र पारी नागरिक, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। बस इतना इसमें मेन आपको याद रखना है, इतना अंतर होता है कि इनको जीवन पर्यंत वीज़ा प्राप्त होता है। यानी कि वो कभी भी आकर के भारत में आ जाएंगे, घूम फिर सकते हैं, फिर जा सकते हैं, ऐसा। उनके लिए हमेशा इस चीज़ को फ्री रखा गया है वीज़ा, उनको हमेशा समझ लो जीवन पर्यंत वीज़ा है उनका। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगा। यानी कि भारत या पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, उसको ये OCI का जो जीवन पर्यंत वीज़ा है वो नहीं मिलेगा। यानी कि वो लोग समुद्र पारी नागरिक में आते ही नहीं हैं, ठीक है। बाकी सब सेम है, इनके भी वंशज इसी तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे भारत से, ठीक है। और इनका भी जो मत देने का अधिकार नहीं होता, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। मैं आपको बताया ना कि ये दोनों सेम होते हैं, पूरा बराबर इक्वल रहेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनको जीवन पर्यंत वीज़ा प्राप्त होता है, ठीक है। देखो, अब इसमें लॉजिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ताकि क्या होगा ना, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, क्योंकि थोड़ा याद रहेगा उसमें। ये जो जितना भी ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और समुद्र पारीय नागरिक हैं, इनको क्या ज़रूरत है? ये लोग तो हमारे देश के अब नागरिक नहीं रहे, है ना, अलग देश में वो लोग रह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो इनको इतना ज़्यादा हम लोग सुविधा दे रहे हैं?
इनसे हमारे को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। ये लोग तो काम करते ही हैं अपना विदेश में। अब कोई अमेरिका में रह रहा है कोई व्यक्ति, अगर वहाँ वहाँ से वो भारत आता है, ठीक है, तो भारत से यदि वो जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ डॉलर्स भी आएगा, यानी कि विदेशी मुद्रा भी आएगी। उससे अब हमारे देश का और ज़्यादा वृद्धि होगा, है ना, और ज़्यादा विकास होगा। ऐसे लोग आकर के हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी तरीके से वो लोग जुड़े रहते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा भारत सरकार है उनको इस तरीके से जीवन पर्यंत वीज़ा या फिर उनको आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है भारत में, क्योंकि वो लोग पहली बात तो भारत से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक देशभक्ति है ही, है ना, उनके पूर्वज जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से ये प्लान किया गया है कि उनके लिए वो लोग आना जाना करेंगे, तो उससे क्या होगा, देश का जो थोड़ा सा विकास ज़्यादा इससे होता है, ठीक है, विदेशी मुद्राएं इससे प्राप्त होती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग अच्छे समझ गए। अब हम लोग नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो भी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, ताकि हम लोग समझ लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग को क्या क्या चीज़ याद रखना है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मतलब भारतीय संविधान में जो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देखे हैं। आप लोग देखोगे कि जितना भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो आपके टॉपिक से ज़रूर मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि मैं क्वेश्चन ही ऐसा बनाता हूँ, क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाता हूँ। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके बेस पे मैं सारी चीज़ों को तैयार करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन जो टॉपिक है उसको कैसे पढ़ना है वो कैसे पता चलेगा। यानी कि हम लोग ना अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन से हम लोग एग्जामिनर के माइंड को पढ़ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन बना रहा है वो वो क्या क्या सोच करके बना रहा है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। ये लाइट है, मैं आपको बहुत बार बोला हूँ ना कि ये टॉर्च होता है जो क्वेश्चन है। तो आप हमेशा क्वेश्चन को देख करके उसके बेस पे आप टॉपिक को पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, समझ में भी आएगा। तो पहला का जो आंसर है आप लोग बताएंगे, यदि आप लोग इससे पहले जो नागरिकता का जो वीडियो है उसको देखे हैं तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी कि कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती। हम लोग मैं उसमें आपको बताया था कि 5 प्रकार से हम लोग कैसे नागरिकता मिलता है। तो इसका भी आंसर आप लोग तुरंत दे लेंगे। देखिए, ए जन्म के द्वारा, दूसरा बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करने से। आपको देखेंगे कि ये देखिए पहला जो प्रश्न है ये यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया था और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत पुराना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन बनाता भी है ना तो वो भी पहले प्रीवियस क्वेश्चन को देखता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाए। तो ये सब बेस हैं, ऐसा नहीं है कि पुराना इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये बेस है, आपको इसको देख करके ही आगे चलना है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। देखे होंगे आप क्वेश्चन पूछ, देखो अभी मैं इतना सारा जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मिलता है क्योंकि जो एग्जामिनर भी होता है वो भी पहले क्वेश्चन के फ्रेम को देखता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए तीसरा प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का नियम है। ये एसएससी 1999 में पूछा गया था। ए परिवार से बिछड़ जाने पर, बी भ्रमण करने के लिए विदेश जाने पर, सी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यदि आप वीडियो देखे हैं तो। जो इसका पहला वीडियो है उसको आपने अगर देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तुरंत तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे।
तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से चौथा प्रश्न देखिए, के एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। मैं आपको अभी बता रहा था ना कि क्वेश्चन, अब देखो ये कब पूछा गया, एसएससी 2013 में पूछा गया। मेरा मेन उद्देश्य है क्वेश्चन को रखने का कि आप लोग एक बार ये समझ जाओ कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। बस यही मेन है। हम बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, हम लोग सब नहीं पढ़ सकते। तो कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और साथ में कैसे इंटरेस्ट लाया जाए, कैसे फोकस बढ़े। जब आप इस क्वेश्चन को देख करके फिर से रिटर्न में जब आप पढ़ने जाओगे ना, तब आपको नागरिकता कैसे कैसे जा सकता है, कैसे समाप्त हो सकता है, इस पे आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इसको, मेन मेरा उद्देश्य इसीलिए यही है कि आप इसको अच्छे से एक बार क्वेश्चन को समझ लो। इसको भी आप काफ़ी अच्छे से आंसर दे देंगे यदि आप वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। देखिए कि इसमें यही पूछा गया कि अगर जो नागरिकता है वो कैसे किसी व्यक्ति का समाप्त हो सकता है। तो देखिए एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, तो इससे उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो क्या इससे उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। सी, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, क्या इससे उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। डी है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, तो क्या इससे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये एसएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये 2011 में पूछा गया था। देखिए इसका ऑप्शन है, ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। तो क्या होगा इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए छठवां प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक द्वारा ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता है। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता, आपको ये बताना है, ठीक है। ये आईएएस 1999 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यानी कि कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इस चीज़ का यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, बताएंगे इसमें क्या आंसर हो सकता है। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मतलब ये अधिकार है, ठीक है। बी है, विधि के समक्ष समता के अधिकार का। सी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। डी है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा जो ब्रिटिश का नागरिक है, यानी कि ब्रिटिश का वो नागरिकता लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अब भारत आया, ठीक है, भारत में वो रह रहा है। तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा बात ये है। हाँ शायद मैं ये भी नहीं इसमें उसको भी मुझे बताना था कि हमारे जो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, जो विदेश के लोग हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी अगले वीडियो में जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं पहले बता दूंगा, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है कि कोई ऐसा जो ब्रिटेन से आया, ठीक है, हमारे देश में रह रहे हैं, अब वो वहाँ पे रहे, हमारे देश में रहने के बाद वो यहाँ से वो कौन सा ऐसा अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए, या कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका वो दावा नहीं कर सकता, यानी कि वो उस चीज़ के लिए लड़ नहीं सकता कि हाँ मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा है। तो वो कौन सा अधिकार है, बस यही इसका क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप बताइएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सातवां प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता की का संविधान सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है। हाँ देखिए, एकल नागरिकता दोहरी दोहरी नागरिकता मैं बता चुका हूँ ना कि
अब दोहरी नागरिकता जैसे ब्रिटेन में है, सॉरी, अमेरिका में जैसा है कि उनके जो स्टेट्स हैं ना, उनको एक अलग से नागरिक हैं। वो लोग पहले स्टेट स्टेट के नागरिक हैं, उसके बाद से फिर अमेरिका के नागरिक हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो दोहरी नागरिकता भी रखते हैं। कई ऐसा देश है जो उस देश का नागरिकता तो ले ही सकते हो, एक और देश का भी नागरिकता ले सकते हो, तो वो लोग ऐसे भी अलाउ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ये देखिए एमपीपीसीएस 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये इसमें देखिए ए भारत है, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। शायद आंसर ही बता दिया हूँ क्या। चलिए देखिए इसमें बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, नागरिकता निम्न में से किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये एसएससी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। ए जन्म के द्वारा, ठीक है, सॉरी, एक जन्म के द्वारा, इसमें कूट के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है आनुवांशिकता के द्वारा, यानी कि वो वंशानुगत जो मैं बताया था आपको, वंशानुगत के द्वारा, या तीसरा है पंजीयन द्वारा, चौथा है अनुरोध द्वारा। तो इसमें से ये जो कूट है, यानी कि क्या ऑप्शन ए हो सकता है एक और दो, ऑप्शन बी हो सकता है क्या एक और दो और तीन, ऑप्शन सी हो सकता है क्या दो और तीन, या फिर डी इसमें है दो, तीन और चार। तो इसमें से कौन सा आपका ये जो ऑप्शन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो क्या होगा, आप इसका भी आंसर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 9वां है इसमें, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ये एसएससी 2010 में पूछा था। ठीक है, इसमें देखिए ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी संसद और विधानसभाएं। तो इसमें से कौन ऐसा निकाय है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। 10वां प्रश्न देखिए, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, आप फिर से एक बार थोड़ा सा बैक में जा कर के देखिए कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है और थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके पूछा है। मैं बस आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा करके साथ में उसके क्वेश्चन को देख करके अपना टॉपिक तैयार करो, उसी हिसाब से आप पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे हम लोग ये तीसरा बार देख लिए ना। हम लोग तो पहले लगा कि बहुत पुराना है, 1994 99 जैसा क्वेश्चन आ रहा है। फिर हम लोग उसको 2000 शायद 13 में देखे हैं क्या, उसके बाद से फिर हम लोग 18 में देख रहे हैं। ठीक है, यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो भारत का एक नागरिक है जो अपनी नागरिकता खो सकता है, वो ऐसा क्या करेगा उसको आपको बताना है। इसमें भी कूट है, एक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो फिर उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा है इसमें स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। और चौथा है सरकार की आलोचना करता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो ये कूट है, इसमें ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इसमें से क्या होगा। देखिए ए में आपको दिया है एक, दो और तीन, बी में दिया हुआ है दो, तीन और चार, सी में दिया हुआ है एक और दो, डी में दिया हुआ है केवल एक और चार। तो इसमें क्या सही आंसर होगा। आप उद्देश्य समझ गए हैं ना कि हम लोग क्वेश्चन एक टॉर्च के रूप में यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे फोकस तो बढ़ ही रहा है, प्लस आपको ये भी समझ में आ रहा है कि क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक छोड़ देना है, और किस टॉपिक को हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हम लोग को प्रश्न से समझ में आता है। तो ये हमारा नागरिकता से रिलेटेड जो चैप्टर है ये पूरा समाप्त हो गया। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये इन सब का मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है।
अगला चैप्टर हमारा मूल अधिकार है। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।